हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस टेल्स पर। मैं हूं दिवाकर और हाजिर हूं इस सीरीज जो कि मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री है। उसका हम सेकंड लेक्चर लेकर हाजिर हैं, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब और उनका इंटरपर्सनल रिलेशन। किस किस तरीके से बंगाल के नवाबों के बीच में ट्रिचरी और धोखाधड़ी, जालसाजी, इन सब चीज़ों के चलते जो है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी हुई। फिर उसने बंगाल पर अधिकार किया, धीरे धीरे पूरे इंडिया पर अधिकार कर लिया। तो शुरुआत करते हैं मुगल सम्राट द्वारा जो लास्ट नियुक्त बंगाल का गवर्नर था। बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था, जो कि स्वतंत्र रूप से नियुक्त किया गया था मुगल सम्राट द्वारा। कब? एक्चुअली ये 2713 नहीं है, ये 1713 से 1727। इसको मैं पीडीएफ में कर दूंगा। इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया। ठीक है, ढाका से मकसूदाबाद बनाया और नगर का नाम मुर्शिदाबाद रखा। ठीक है, मुर्शिद कुली खान अपने नाम पे, मुर्शिद नाम था उसका, तो उसी वजह से अपनी राजधानी उन्होंने मुर्शिदाबाद रखा। इसने भूमि बंदोबस्त में इजरा व्यवस्था तथा तकावी ऋण व्यवस्था की शुरुआत की। इजरा का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मतलब रेंट देगा उसे वो भूमि मिलेगी। एक्चुअली ये राजस्व, कृषि भूमि से जो है राजस्व कलेक्ट करने की एक व्यवस्था थी, इजरा व्यवस्था। ठीक है, और तकावी था मतलब कि मतलब फसल बोने से पहले, या अग्रिम ऋण जिसे बोलते हैं, अग्रिम धन, वो वाला ऋण था। अलीवर्दी खां, जिनका कि शासनकाल 1740 से 1756 ईस्वी के बीच में था, इन्होंने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की तथा उसमें कहा कि अगर उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी, लेकिन अगर उन्हें छेड़ा जाए तो वो काट काट के मार डालेंगी। ये इनका स्टेटमेंट काफ़ी फेमस सा है, क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है हूबहू स्टेटमेंट। इस वजह से अली वर्दी खान ने ये स्टेटमेंट दिया था मधुमक्खियों के बारे में। इसकी मृत्यु के पश्चात उसका दौहित्र यानी कि नाती, यानी कि उनकी उनकी बिटिया का जो बेटा था सिराजुद्दौला, 1756 से 57 ईस्वी में उत्तराधिकारी बना, यानी कि बंगाल का नवाब बना। कहने को कह सकते हैं सिराजुद्दौला सिर्फ एक ही साल के लिए था, लेकिन एक ही साल उसने अपना नाम जो है इतिहास के पन्नों में अच्छे तरीके से दर्ज करवाया। इसी सिराजुद्दौला के शासनकाल में 20 जून 1756 में ब्लैक होल की कथित घटना घटी। कथित का मतलब ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी घटना हुई थी, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी घटना नहीं हुई थी। जैसे कि जो इसमें लास्ट शेष बचे लोगों में से एक इंसान था, जे जेडवेल। एक्चुअली ब्लैक होल की घटना क्या थी कि एक 18 फीट लंबे और 14 फीट 10 इंच चौड़े एक कक्ष में 146 अंग्रेजों को बंदी कर दिया गया था। ठीक है, अगले अगले दिन जो है उसमें सिर्फ 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। बहुत ऑब्वियस ही बात है, आप 18 फीट लंबे और 14 फीट चौड़े अगर किसी रूम में 146 लोगों को बंदी कर दिया जाए तो सफोकेशन से उनका मतलब दम घोटू से ही उनका जो है दम निकल जाएगा। तो अगले दिन 23 व्यक्ति बचे थे। यह घटना ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। एक्चुअली ये कथित घटना है क्योंकि ये जो जे जेड हॉलवेल थे जो बच गए थे इसमें से, उन्होंने कहा कि ऐसी घटना हुई थी। और वहीं समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुत खैरीन सियार उल मुत खैरीन में इसका कोई जिक्र ही नहीं किया है। तो कहा जाता है कि मतलब अंग्रेजों को जो सूट किया उन्होंने कह दिया, मतलब ताकि इनकी जो इज्जत हो, इनकी जो नाक हो, वो खराब हो। ठीक है, बंगाल के नवाब की कितना क्रूर है, कितना आतताई शक्ति है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया और पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। ध्यान देने वाली बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल था ये प्लासी का युद्ध। ठीक है, 23 जून 1757। एक्चुअली ये 57 वाले जो सन है ना, इसका बड़ा मतलब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है अपनी इंडियन हिस्ट्री में। एक तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, फिर 1857 में जो है फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस युद्ध हुआ। तो इस तरीके से मतलब 57 का जो है काफ़ी, एक्चुअली 1947 में भी 57 नहीं, लेकिन 10 साल पहले की ही बात है, इंडिया जब आज़ाद हुआ। तो ये 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, 1857 में फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस वॉर, एंड फिर 1947 आप सब जानते ही हैं। तो इन सब चीज़ों का बड़ा इम्पोर्टेंस है। और एक्चुअली क्या होता है कि
जियोग्राफी में होता है जब हम देखते हैं तो इसमें मैप का जितना इम्पोर्टेंस होता है उतना ही हिस्ट्री में, इतिहास में क्रोनोलॉजी का होता है कि कौन कब आया, कैसे आया और किस समय आया, ठीक है, किसके बाद आया, ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें देखनी जरूरी है कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव किसने रखी? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक, इसी वजह से उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है इंडिया में। ठीक, प्लासी, एक्चुअली प्लासी का नाम प्लासी क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ पर पलास के फूल पाए जाते हैं, पलास के पेड़ ढेर सारे पाए जाते हैं। पलास का पेड़ अगर आपको मतलब आपको पता हो तो वो बहुत खूबसूरत सा पेड़ होता है, उसमें बढ़िया एकदम लाल लाल से फूल होते हैं, जो बचपन में बच्चों को हमारे साइड में तो ये कह के डराया जाता था कि उसके फूल को न तोड़ना, उसके फूल को न उठाना, क्योंकि इस पे भूत रहता है, ऐसा करके। ठीक है, प्लासी, पलास के फूल, जिसका नाम वर्तमान नाम प्लासी है, का युद्ध मैदान जो है पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में, ठीक है, भागीरथी नदी के किनारे से। भागीरथी एक्चुअली वही हुगली हुगली नदी है, ठीक है, जो गंगा जाती है ना, तो यहाँ मुर्शिदाबाद पे फर्रुखा बैराज पर यहाँ पर अलग हो जाती है। तो ये जो भागीरथी है हुगली है, और दूसरा जाके पद्मा बांग्लादेश होते हुए जाके फिर मेघना मिलती, मेघना जाके बे ऑफ बंगाल मिल जाती है। तो जो प्लासी है नदिया डिस्ट्रिक्ट का एक मैदान है जो भागीरथी नदी के किनारे स्थित है, पश्चिम बंगाल राज्य में है। ओके, क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर 1757 से 60, ये 2 टर्म में था एक्चुअली, 1757 से 60 3 साल के लिए, फिर अगली बार 2 साल के लिए 1765 से 1767 ईस्वी तक रहा। ठीक है, इस दौरान उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह भी उसके समय में हुआ। श्वेत विद्रोह का मतलब ये हुआ कि जो व्हाइट सैनिक थे, अंग्रेज सैनिक थे, उन्होंने उनके वेतन भत्ते में और कमी कर दी रॉबर्ट क्लाइव ने, और जो टैक्स था उसको बढ़ा दिया था, इस वजह से उन्होंने म्यूटनी कर दिया था। तो बोलते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव के समय में 1765-66 में जो है एक श्वेत विद्रोह हुआ था। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज की स्थापना की गई। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जन्म नेता था। विलियम पिट, इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कहा है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न एक सेनानायक था, अ हेवनली बॉर्न जनरल। इनके बारे में कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था, यानी कि जन्म से एक सेनानायक था, जन्म से हथियार चलाना जानता था और एक 3 पास करना जानता था। अली वर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम, इनका शासनकाल 1760 से 63 के बीच में है, सबसे योग्य था। पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता जो है पहले ही दर्शा चुका था। ठीक है, रंगपुर एक्चुअली क्या है, इसमें मतलब एक डिवीजन उधर बांग्लादेश का, और पूर्णिया आपको पता है कि बिहार राज्य का एक जगह है पूर्णिया। ठीक है, वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। मुर्शिदाबाद से मुर्शिद कुली खान ने मुर्शिदाबाद बनाया था। अली वर्दी खां के उत्तराधिकारी मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। मुर्शिदाबाद को पता है ना कि वहीं पर जहाँ पर गंगा 2 भागों में अलग होती है, पद्मा और इसमें हुगली। संभवतः यह मुर्शिदाबाद को षड्यंत्रमय वातावरण से बचाने के लिए तथा कलकत्ता से दूर रहने के लिए उसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी कैपिटल शिफ्ट करी, जिससे कि अंग्रेजों का हस्तक्षेप कम हो। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। उसने मुंगेर में तोपें तथा तोड़ेदार बंदूक बनाने की व्यवस्था भी की। इसी वजह से आज भी जो मुंगेर को सिटी ऑफ गन्स कहा जाता है, ठीक है, सिटी ऑफ गन्स कहा जाता है, क्योंकि किसी समय में मीर कासिम ने यहाँ पर तोपें एवं तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की थी। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने जिन अधिकारियों ने गबन किया उन पर ज़्यादा बड़े बड़े जुर्माने लगाए और कुछ नए टैक्स भी ईजाद किए, जिसकी वजह से राज्य की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारी जा सके। अब आता है 22 अक्टूबर 1764 का दिन, जिसमें अंग्रेजों को सामना करना पड़ा मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना का। ठीक है, इसको बोलते हैं बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर में हुआ। तो ये जो युद्ध था, इसमें अंग्रेजों की तरफ से मेजर कौन था, मेजर हेक्टर मुनरो, ठीक है, जो उनका
कमान संभाल रहा था, ठीक है। और इधर से मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, तीनों लोगों की सम्मिलित सेना थी। हालांकि फिर भी इसमें जो है ये हार गए, तो ये नवाब लोग हार गए और अंग्रेज इसमें जीते, ठीक है। इसमें बेनस्टार्ट जो था बंगाल का गवर्नर था, और इसका नेतृत्व जो है अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, मेजर हेक्टर मुनरो ने। इस युद्ध के परिणाम से प्लासी का जो मतलब निर्णय था उस पर मुहर लगा दी गई, अर्थात अब इंडिया में इनका विरोध करने वाला, अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई न था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक साबित हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर 1763 और 65, यानी कि ये दूसरा टर्म था इनका, ठीक है, तथा दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय, जो कि 1759 से 1806 तक इनका शासनकाल था, ये लोग थे। एक्चुअली ये जो मीर जाफर था ना, ये मीर कासिम का मतलब कि मीर कासिम के ससुर जी थे। ये मीर कासिम इनका दामाद था, और ये मीर जाफर ने ही मतलब पहले जो सिराजुद्दौला के अगेंस्ट जालसाजी की, धोखा दिया सिराजुद्दौला को, और फिर जाके मीर कासिम को भी उसने धोखा दिया। इस वजह से इसको बहुत बड़ा गद्दार, इंडिया का बहुत बड़ा गद्दार माना जाता है मीर जाफर को, ठीक है। गद्दी के लिए इसने गद्दारी कर दी। इलाहाबाद की दूसरी संधि, जो कि 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया, उसे इलाहाबाद में रखा गया तथा उसे इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे वो शाह आलम द्वितीय को मिले, ठीक। फिर जब ये बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ, उसके नेक्स्ट ईयर अगस्त 1765 में इलाहाबाद में 2 संधियाँ हुई। एक तो ये मुगल नवाब शाह आलम द्वितीय के साथ 12 अगस्त 1765 की संधि हुई, जिसमें मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी राइट्स दे दी। दीवानी राइट्स मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार, ठीक है, वित्त कलेक्ट करने का अधिकार दे दिया। कहाँ कहाँ का, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की 1765 में। ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अनलिमिटेड टाइम्स ये सवाल पूछा गया है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी राइट्स किसने दी, किसको दी, कब दी, ठीक है। तो किसने दी, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने दी अंग्रेजों को, और फिर क्या बोलते हैं, बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी राइट दी और 1765 में दी, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। और रॉबर्ट क्लाइव जो था उस समय गवर्नर जनरल था, एक्चुअली इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। इसी समय बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। अब ये द्वैध शासन या डुअल गवर्नमेंट जो है, उसमें ये होता था कि जैसे ये लोग दीवानी राइट्स तो ले लिए, वित्त कलेक्ट करने का, ठीक है, फाइनेंशियल अधिकार ले लिए कि हाँ जो है टैक्स कलेक्ट करना होगा उसको हम कलेक्ट करेंगे, और जो बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, गवर्नमेंट चलाना था, जनता को संभालता, वो संभालने का काम वो सब जो है नवाबों के हाथ में था। तो इस वजह से इसको बोलते हैं बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में। कंपनी दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, अब चूँकि दीवानी राइट्स तो इनको मिल गए, लेकिन इनको उतना एक्सपर्टाइज नहीं था लोकल एरिया का, ठीक है। इस वजह से उन्होंने 2 उप दीवान चुने, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की उप दीवानों में। एक्चुअली ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि बंगाल में कौन था और बिहार में कौन था ये उप दीवान। तो चूँकि बंगाल में ज़्यादा मुस्लिमों की तादाद थी, ठीक है, मुस्लिमों की तादाद बंगाल में बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से वहाँ पर मोहम्मद रजा खान को, ठीक है, उप दीवान बनाया गया तथा बाकी बचे बिहार में राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया उप दीवान के तौर पे। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा तथा उसे बाद में अंधा कर दिया गया। ये लगभग 1786 के आसपास की बात है। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो शाह आलम द्वितीय के समय पे ही जो है ये बक्सर का युद्ध हुआ, उसी के समय अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार हुआ, और जो है वो मुश्किल से उनके उसी के समय पे ये जो इलाहाबाद की दोनों संधियाँ हुई अंग्रेजों के साथ, ठीक है, ये सारी चीज़ें, द्वैध शासन व्यवस्था स्टार्ट हुई, और दीवानी राइट्स बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दे दी गई अंग्रेजों को। ये तमाम जो इवेंट्स हुए वो शाह आलम द्वितीय के दौरान हुए तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय
क्योंकि 1806 से 37 यानी 31 साल तक, तथा बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह द्वितीय भी बोलते हैं, यही लास्ट मुगल सम्राट थे। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। ये लोग, इन लोगों के पास कोई रियल पावर नहीं थी, ये सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र थे। एक्चुअली ये जो बहादुर शाह जफर हैं, आपको पता होगा कि दिल्ली में लास्ट में इनको मतलब सम्राट घोषित करके जो हमारा 1857 की क्रांति हुई थी, तो इन्हीं के नाम पे लड़ी गई थी। ठीक है। ये बहादुर शाह जफर एक्चुअली एक थोड़ा शायर टाइप का इंसान था, जिसमें इनकी एक जो शायरी है, शेर है, वो थोड़ा हमें मतलब ज़िंदगी का आईना दिखाती हुई नज़र आती है कि उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। तो ये इन्होंने ही लिखा हुआ है, बहादुर शाह जफर ने। एक थोड़े अच्छे ठीक ठाक शायर थे। 1765 में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई तथा बर्मा युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा सिलहट के जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों में जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा। अब देखिए इंटरेस्टिंग इवेंट्स स्टार्ट होते हैं। एक तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी राइट्स मिली 1765 में ही, और 1765 में ही अंग्रेजों को सिलहट की दीवानी राइट्स भी मिल गई। सिलहट इस समय जो है वो है बांग्लादेश में है। ठीक है। और युद्ध के बाद, बर्मा युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा सिलहट को जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा। अब ये चीज़ जो है खासी, जो वहाँ की जनजाति थी, खासी जनजाति, उनको पसंद नहीं आई। इसके विरोध में उन्होंने अपना एक नेता चुना, जिसे तीरथ सिंह का नाम, जिनका नाम तीरथ सिंह था, और उनके नेतृत्व में इस अंग्रेजों की घुसपैठ का उन्होंने विरोध किया। इसी वजह से इसको बोलते खासी विद्रोह। खासी विद्रोह के नेता कौन थे? तीरथ सिंह। और ये हुआ कब? 1765 ईस्वी में। ठीक है, ये सब है। के.एम. पनिक्कर ने कहा कि 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित कर दिया था। ठीक है। अब अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक जरूर करें एफर्ट के लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब हम थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर। सबसे पहली लाइन हमने ये चीज़ें डिस्कस करी थी। ठीक है। ये जो थे, बी आंसर इसका है मुर्शिद कुली खान। ठीक है। क्योंकि होने को क्या है, देखिए उसके बाद जो है सुजाउद्दीन बंगाल के सूबेदार बने। ठीक है, इनके मुर्शिद कुली खान के बाद। लेकिन क्या हुआ, जो सम्राट मोहम्मद शाह थे, उन्होंने उसके बाद में मान्यता प्राप्त की। उन्होंने खुद इसको मतलब अपॉइंटेड नहीं किया, इसकी नियुक्ति नहीं की। 1717 में मुर्शिद कुली खान को फर्रुख सियर के द्वारा स्वतंत्र रूप से जो है ये बंगाल का गवर्नर, अंतिम गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो मुर्शिद कुली खान जो थे अंतिम गवर्नर थे, जो स्वतंत्र रूप से भारत के मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ किया। ठीक है। तो वो जो है वो तो प्लासी का ही युद्ध है, पहला युद्ध। जब प्लासी का युद्ध जो है उसने अंग्रेजों का आधिपत्य, अंग्रेजों का प्रभुत्व इंडिया पर जो है इस्टेब्लिश कर दिया, शुरुआत कर दी कि हाँ यहाँ पर अब जो इनका प्रभुत्व स्थापित हो सकता है। ठीक है। तो वो प्लासी का युद्ध था। ठीक है। और अगला जो युद्ध, एक्चुअली ये युद्ध बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ध्यान देने वाली 2-3 बातें इसमें यह है कि एक तो 23 जून 1757 को हुआ, लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में हुआ। ठीक है। और जो इनके खिलाफ थे वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, और सिराजुद्दौला हालांकि पराजित हो गए उसमें। लेकिन इसमें इसके 3 राजद्रोहियों मीर जाफ़र, यार लतीफ़ तथा राय दुर्लभ की सेना नायकत्व में थी। एक्चुअली मीर जाफ़र लोगों ने सिराजुद्दौला से कहा कि उचित होगा कि बंगाल के जो नवाब हैं वो युद्ध का मैदान छोड़कर चले जाएं, और जो सेनापति हैं, बंगाल के जो सेनापति थे, जैसे कि मीर जाफ़र हो गया और ये लोग हो गए, राय दुर्लभ हो गए, इन लोगों के हाथ में सेना का कमान छोड़ दें। तो वो ये सोच के कि भाई ठीक ठाक ये वफादार लोग हैं, अच्छे से मन से लड़ाई करके छोड़ के चले गए। वहीं पर मीर जाफ़र ने दगा कर दिया, गद्दारी कर दी, और जो सिराजुद्दौला हार गया, उसकी मृत्यु हो गई। और फिर मीर जाफ़र को जो बंगाल का नवाब बना दिया गया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है। तो इसीलिए उसको बहुत बड़ा गद्दार बोला जाता है देश का, मीर जाफ़र को। ठीक है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था?
तो ये बात हो गई। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था इंडिया में। इसके कई सवाल पूछे गए हैं ये प्लासी के युद्ध से लेके। इसी एक तो ये प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1757 में। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? प्लासी के युद्ध में। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। प्रथम निर्णायक, ध्यान देने वाली बात है, प्रथम निर्णायक। फाइनल जो सफलता थी वो तो बक्सर की थी, लेकिन प्रथम निर्णायक है वो प्लासी का युद्ध है। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। लेकिन वैसे किसी स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया कि विलियम पिट ने कहा रॉबर्ट क्लाइव को। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करी? ठीक है, तो वो है मीर कासिम। ये मीर कासिम ने, तो मुर्शिदाबाद पर किसने किया था? मुर्शिद कुली खान ने किया था, ठीक है। तो उसको मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके गया ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप कम हो सके, षड्यंत्रकारी गतिविधियां कम हो सकें, ठीक है। लेकिन इससे ये भी हुआ कि जो अगला जो युद्ध होता है, जो बैटल होता है बक्सर वाला, अब चूँकि मुंगेर कहाँ है? मुंगेर है इधर बिहार में, ठीक है। और बिहार वेस्ट बंगाल के वेस्ट में है, ठीक है। तो मतलब कि और इधर पश्चिम की तरफ भी अंग्रेजों को बढ़ने का मौका मिला। फिर धीरे धीरे पन इंडिया कंट्रोल हो गया। जब बक्सर का युद्ध हो गया तो पूरे भारत में उनका कंट्रोल होने लगा। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध, अब यहाँ पे देखिए, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध, ये शब्दों पर ध्यान दीजिए, जिसने अंग्रेजों के भारतीय प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया, वो था बक्सर का युद्ध, ठीक है। शुरुआत की प्रथम युद्ध था जो था वो था प्लासी का युद्ध, लेकिन जो निर्णायक युद्ध था वो सबसे अधिक बक्सर का युद्ध था। कितनी बार पूछा गया देखिए, अभी इसके बाद भी आप देखेंगे कि कई बार पूछा गया। और इसमें ध्यान देने वाली बात बस इतनी है, ये 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अंग्रेजों का जो सेनापति था, जो लीडर था, तो मेजर हेक्टर मुनरो था, ठीक है। और इधर इंडिया की तरफ से मीर कासिम की सेना थी, शुजाउद्दौला की सेना थी, और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेना थी। इन तीनों की सेनाएं मिलकर भी मेजर हेक्टर मुनरो का सामना नहीं कर सके और हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद इस टाइम जो है इनके बाद एक्चुअली मीर जाफर जो उसको फिर से बंगाल का नवाब बना दिया गया, ठीक है। तमाम उसकी शर्तें उन्होंने स्वीकार करी जो कि डेरोगेटरी ही थी। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? अब देखिए, ये है बक्सर का युद्ध। बक्सर की युद्ध भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे भी तमाम सवाल पूछे गए हैं। बक्सर की लड़ाई के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय, ठीक है। लेकिन से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो बक्सर का युद्ध है सबसे महत्वपूर्ण। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्ध में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? बक्सर की लड़ाई, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो वो है शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तो हमने सब डिस्कस कर दिया पहले ही। इस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार मिल गए। सेम किस गवर्नर के कार्यकाल में? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी राइट मिली 1765 में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। देखिए कितनी बार पूछा गया है कि कब शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? 12 अगस्त 1765 में, इलाहाबाद संधि की पहले फर्स्ट इलाहाबाद संधि में, ठीक है। सेकंड इलाहाबाद संधि में जो है शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद तथा कड़ा का क्षेत्र दिया गया। इलाहाबाद के संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? देखा आ गया ना सवाल। मुर्शिदाबाद जो कि मतलब इधर वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा है, तो किसको बनाया जाएगा? मोहम्मद रजा खान को, ठीक है। और राजा सिताब राय को बनाया गया था बिहार का, ठीक। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आया? खासी विद्रोह, तीरथ सिंह। खासी विद्रोह, तीरथ सिंह, ठीक है। अवध सल्तनत के लिए हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए जिससे पूछ रहा कौन सही कौन गलत है। राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्धमंत्री थे, ये बिल्कुल सही सवाल है। अवध के नवाबों के राज में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को भी उच्च स्थान प्राप्त था, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एक्चुअली दोनों सही हैं। राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के दीवान या अर्थमंत्री थे,
और के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारियों को भी कुछ पदों पर नियुक्ति मिली। उदाहरण के तौर पर आसिफउद्दौला के दीवान राजा टिकैत राय व राजा झाऊलाल व नवाब सफदरजंग के प्रधानमंत्री व सेनानायक राजा नवल राय आदि लोगों को उच्च स्थान दिया गया। बहुत बेसिक सा सवाल था ये कि कुछ न कुछ तो ऐसे हिंदू राजा थे, हिंदू लोग थे जिनको कि अच्छे पद दिए गए थे। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम है। ये हमें हमेशा से ही बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल लगता है, क्योंकि एक तीर से चार निशाने होते हैं ऐसे सवालों में। ठीक है, जैसे कि हो गया वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध। प्लासी युद्ध एक्चुअली बाद में नहीं, बक्सर के पहले है, तो प्लासी जिसमें बाद में ये दोनों गलत हो जाएंगे, ए और डी गलत हो गए, बचा बी और सी। तो जिसमें प्लासी पहले है बक्सर बाद में है, उसी दोनों में सही होगा। और अंबर पहले है, फिर उसके बाद बांडीवास, फिर प्लासी है। मतलब अंबर और बांडीवास दोनों हम नहीं जानते, अंबर के बाद प्लासी, प्लासी के बाद बांडीवास, बांडी के बाद बक्सर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम उसके थोड़े वो देख लेते हैं कि कौन कब कैसे हुआ था। देखिए, अंबर का युद्ध ये हुआ था अगस्त 1749 में। ठीक है, मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने वेल्लूर के समीप अंबर के नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित किया। ठीक है, इसमें मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब तथा फ्रांसीसियों के अगेंस्ट कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन थे, इसलिए इसको अंबर का युद्ध कहा जाता है 1749 में, अगस्त में। ठीक है, और फिर अगला होता है प्लासी का युद्ध, जून 1757 में। इसको हमने आराम से डिस्कस किया, सिराजुद्दौला के अगेंस्ट अंग्रेजी रॉबर्ट क्लाइव थे। वांडीवास का युद्ध ये था जनवरी 1760 में। जनवरी 1760 में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अलग अलग तरीके से इसी सवाल को फॉर्म करके पूछा गया है कई बार। ठीक है, तो अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था 1760 में। इसमें जो है अंग्रेजी सेना की विजय हुई और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? सर आयरकूट कर रहे थे। ठीक है, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लॉली ने किया था। बक्सर का युद्ध हमने देख ही लिया कि मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं को मेजर हेक्टर मुनरो ने पराजित कर दिया था। कौन सा युद्ध में सही सुमेलित है? अगेन वही सवाल, एक तीर से चार निशाने। बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव। ठीक है, लेकिन मीर जाफर ही नहीं था, और भी लोग थे। बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी सही है। चिलियावाला युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठा। चिलियावाला एक्चुअली नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, कि जैसे जलियावाला बाग है ना, वैसे चिलियावाला भी है। तो चिलियावाला, जलियावाला ये सब जो है पंजाब में है। तो मराठे वहाँ नहीं गए थे, वहाँ पर सिख थे। तो ये गलत है, मैच नहीं है। खुर्दा का युद्ध निज़ाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी जो है गलत है। तो इसका आंसर सिर्फ यही फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी वांडीवास का युद्ध होगा। एक्चुअली हम इसको जो है आगे थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? फ्रांसीसियों के खिलाफ। ठीक है, वांडीवास युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने फ्रेंच को हराया। वही चीज़ है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम जो 1760 के वांडीवास युद्ध में हार गया, काउंट डी लाली। ठीक है, तो देख रहे हैं वांडीवास युद्ध का मतलब इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है, कई बार उससे सवाल पूछे जा चुके हैं। अब इसमें हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन थोड़ा कि देखिए, बक्सर का युद्ध पता है मीर कासिम, शुजाउद्दौला तथा जो शाह आलम द्वितीय थे उनके अगेंस्ट अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, अंग्रेजों के साथ हुआ था। और जो बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी हमने। चिलियावाला के युद्ध के बारे में अगर हम देखें, चिलियावाला का जो युद्ध था 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। ठीक है, आप जानते हैं 1849 में कौन था हमारा मतलब अंग्रेजों का वो गवर्नर जनरल? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी था। तो ठीक है, डलहौजी वाला तो सही है, लेकिन इसके विरुद्ध मराठा नहीं थे, सिख थे। ठीक है, तो इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी थी। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। तो ये स्टेटमेंट आधा वाला तो सही है, लेकिन मराठा नहीं थे, सिख थे चिलियावाला का युद्ध में। खुर्दा का युद्ध 1795 में निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया। निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, बल्कि निजाम के विरुद्ध मराठों के द्वारा। ठीक है, खुर्दा का युद्ध जो है 1795 में, इसमें निजाम की हार हुई। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो ऑब्वियसली बात है
सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा किया, लेकिन मराठा जो थे वही दमदार तरीके से इनका विरोध कर पाए थे। ठीक है, कई आंग्ल मराठा युद्ध हुए, जबकि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी थी। लाल बाई के संदेश से प्रथम युद्ध बंद हुआ। फिर ने 1802 में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया। फिर अब क्या गया ना कि डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी ये लोग अपनाने लगे। और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में भी ये चीज़ कहा जाता है, और मीर जाफर के दौरान कि ये डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी तभी से इन्होंने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन। आशा करते हैं कि ये वाला सेशन जो है इसमें अवध के नवाब और बंगाल के नवाबों को ठीक ठाक कवर किया गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी का कैसे संबंध था, वो सारी चीज़ें जो सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर दी गई। तो जैसा भी लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।